हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ अत्यंत विस्तृत हैं। सर सिडनी लो के अनुसार संसद में निश्चित बहुमत के रहते इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मन का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कानून में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। वह राज्य की सभी शक्तियों का पूर्ण निर्देशन कर सकता है। मंत्रिमंडल का निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र स्थल प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही सम्राट द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सम्राट प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण में बहुत कुछ स्वतंत्र है, लेकिन उसके हाथ भी कुछ व्यावहारिक प्रतिबंधों से बंधे हुए हैं। तो ये व्यावहारिक प्रतिबंध कौन से हैं? ये व्यावहारिक प्रतिबंध ये हैं कि उसे अपने दल के प्रमुख सदस्यों को तो मंत्रिमंडल में लेना ही होता है, साथ ही विभिन्न वर्गों, धर्मों, भौगोलिक क्षेत्रों, समुदायों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना आदि का भी उसको ध्यान रखना होता है। और इतना ही नहीं, दल या संसद के बाहर की जो व्यक्ति हैं उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है, यदि इसको लगता है कि ये किसी खास कार्य में इनकी योग्यता है। जैसे 1924 में अनुदारवादियों के विरोध के बावजूद बाल्डविन ने चर्चिल को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। 1942 में मैकडॉनल्ड ने किसी भी दल से असंबद्ध, यानी जो किसी भी दल के नहीं थे, भारत के अवकाश प्राप्त वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को नौसैनिक मंत्री का पद दिया। इसी तरह 1966 में हेराल्ड विल्सन ने पैट्रिक गार्डन वाकर को विदेश विभाग के सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया, यद्यपि वो आम चुनाव में हार गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री केवल मंत्रिमंडल का निर्माण ही नहीं करता, वरन उसे जीवन भी देता है और उसे गति भी प्रदान करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करने के साथ ही मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण का कार्य भी करता है। साधारणतः विभागों के वितरण के संबंध में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम होता है। प्रधानमंत्री जैसे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री, होम सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर, इस तरह के कई विभागों का बंटवारा उनके अंदर करता है। ठीक उसी तरह जैसे भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा विभागों का बंटवारा किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई पद की अस्वीकृति कर देता है तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि न केवल उस संसद काल के लिए वरन सदैव के लिए मंत्री पद से उसको वंचित रहना पड़ता है, और कभी कभी तो उसके राजनीतिक जीवन की समाप्ति ही हो जाती है। सर रॉबर्ट हॉर्न सफल व्यापार और वित्त मंत्री रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 1924 में बाल्डविन द्वारा दिए गए श्रम सचिव का पद अस्वीकार कर दिया तो भविष्य में कभी किसी पद के लिए उनके नाम पर विचार ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री यह भी देखता है कि प्रत्येक मंत्री की देखरेख में उसके विभाग ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। वह सभी विभागों का निरीक्षण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व भी करता है। वह मंत्रिमंडल की सारी कार्यवाहियों का संचालन करता है। नीति निर्धारण और मंत्रिमंडल के निर्णयों में प्रधानमंत्री का हाथ सर्वोपरि रहता है, और जब भी मंत्रिमंडल में किसी विषय पर
वाद विवाद होता है तो वो गोपनीय होता है। मंत्रिमंडल का निर्णय मतदान के द्वारा भी होता है, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। यानी अंततः प्रधानमंत्री जो कहता है वही बात मानी जाती है। यदि दो मंत्रियों या दो विभागों में मतभेद हो जाए तो वो आपसी बातचीत द्वारा या प्रधानमंत्री के बीच बचाव द्वारा तय हो सकता है। मंत्रिमंडल के विचार विमर्श में भी अगर मतभेद हो जाए तो प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी सुदृढ़ होती है कि वह कुछ न कुछ निर्णय कर ही देता है। प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य लेता है। प्रधान होने के नाते वो सभी मंत्रालयों की नीतियों का समन्वय करता है। इस प्रकार वह मंत्रिमंडल को सिर्फ जीवन ही नहीं देता, उसे जीवित रखने का प्रयत्न करता है और उसको गतिशील बनाता है। ये क्या लिखा है? इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सिर्फ निर्माता और पालनकर्ता ही नहीं, वह संहारकर्ता भी होता है। मंत्रिमंडल का अंत विधि के अनुसार तो मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार या मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार सम्राट का विशेष अधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर ही करेगा। यदि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री में मतभेद उत्पन्न हो जाएं और यदि वह मतभेद मंत्रियों में बातचीत द्वारा तय न हो सके तो ऐसी स्थिति में उसका फल यह होगा कि मंत्री को हटना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को नहीं। यदि प्रधानमंत्री को यह विश्वास हो जाए कि किसी मंत्री विशेष के मंत्रिमंडल में रहने से समस्त मंत्रिमंडल की कार्यक्षमता, योग्यता, ईमानदारी या शासन की नीति पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है तो वह त्यागपत्र मांग सकता है। साथ ही यदि किसी मंत्री को यह आभास हो जाता है कि जनमत उसके विरुद्ध है तो वह स्वयं त्यागपत्र दे देता है। 1922 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू, 1935 में सर सैमुअल हॉर, 1956 में एंथोनी ईडन, 1973 में मिस्टर लोवे और मिस्टर एरिसन ने त्यागपत्र दे दिया था। 15 सितंबर 1981 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा 6 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया और 10 मंत्रियों के विभागों में भारी परिवर्तन किए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र बिंदु है। वह मंत्रिमंडल का ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो स्वतः ही पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।